कहानी का नाम है विशालकाय मछली के स्वादिष्ट व्यंजन। गोविंद और शारदा रामपुर गांव में रहते थे। गोविंद ठेले पर सब्जियां बेचता था और कमाया हुआ पैसा अपनी पत्नी को दे दिया करता था। उनकी एक बेटी थी दीपा। दीपा की उम्र 10 साल की थी और एक बीमारी के कारण वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके इलाज के लिए बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता थी। गोविंद उसका इलाज कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी शारदा ने कहा, सब्जी बेचने पर जो पैसा मिल रहा है उससे दवा खरीद लें, बस वही बहुत है। तो फिर इतना महंगा इलाज हम कैसे करा पाएंगे? मैं दीपा के इलाज के लिए अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांग लूंगा, फिर कुछ बचत करके वापस लौटा दूंगा, लेकिन हमें कुछ गिरवी रखना होगा। वैसे भी हम किसे जानते हैं, तभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। क्या हमारी बेटी को बचाने का कोई भी उपाय नहीं है? कोई भी नहीं। अपने माता पिता को इस बुरी स्थिति में देखकर उनकी बेटी दीपा रोने लगी। माँ। माता पिता उसके पास आए और उसका ढांढस बंधाने लगे। तब दीपा ने रोते रोते कहा, माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। बेटी को इस पीड़ा में देखकर शारदा फूट फूट कर रोने लगी। गोविंद से भी देखा नहीं गया और वो वहां से चला गया। वो नदी के किनारे गया और सोचने लगा, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन इतने पैसे मैं लाऊं कहां से? तभी आमिर नाम का एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आया और उसने नदी में एक बड़ा सा जाल डाला। उसने फटाफट बहुत सारी मछलियां पकड़ी और ये चला। ये आदमी कुछ दिनों पहले तक यहाँ पैदल चलकर आया करता था और फिर मछलियां पकड़ता था। उसके बाद शायद शहर के बाजार में वो मछलियां बेचता होगा। अब तो ये मोटरसाइकिल से आ रहा है। लगता है मछली पकड़कर बेचने से अच्छी कमाई होती है। गोविंद ने भी कुछ मछलियां पकड़ के देखी। बाद में वो आमिर से मिला और उसे अपने घर की स्थिति के बारे में बताया। आमिर ने उसे एक उपाय बताया और चला गया। तब से गोविंद ने रोजाना मछली पकड़ने का फैसला किया और वो घर लौट आया और फिर अपनी पत्नी से बोला, शारदा, मैं अब इधर उधर घूमकर सब्जियां नहीं बेचूंगा, क्योंकि इससे आमदनी नहीं हो पा रही। अब से मैं नदी से बड़ी मछलियों को पकड़ कर लाऊंगा और तुम उनसे अलग अलग खाने की चीजें बनाना, जैसे मछली करी, मछली सांभर, मछली अचार। हम दीपा के नाम पर एक स्टॉल लगाएंगे और वहाँ इन सभी चीजों को बेचा करेंगे। शारदा को भी अपने पति का विचार पसंद आया और उसने उसका साथ देने का फैसला किया। तुरंत गोविंद नदी के पास गया और मछली पर तीर चलाने के लिए धनुष तैयार करने लगा। फिर सही समय देखकर जब एक मछली उसके सामने से तैरी, उसने तीर चलाया और एक बड़ी मछली को पकड़ लिया। फिर वो उस बड़ी मछली को घर लेकर आया और शारदा ने बड़ी तन्मयता से मछली से तरह तरह के व्यंजन बनाए। फिर गोविंद कस्बे में गया और स्टॉल लगाने के लिए कोई सही जगह देखने लगा, जैसे कि हॉस्टल या कोचिंग सेंटर। सही जगह मिल जाने पर उसने दीपा के नाम का एक स्टॉल लगाया और अपने मछली के पकवान बेचने शुरू कर दिए। पहले दिन ज्यादा आमदनी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे धंधे में तेजी आने लगी। वो हर दिन मछली पकड़ता और शारदा उनसे तरह तरह के व्यंजन बनाती। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, उनकी आमदनी अच्छी हो गई और उन्होंने अपनी बेटी का इलाज कराया। डॉक्टर की देखरेख में दीपा जल्द ही ठीक हो गई। गोविंद ने पूरे जोश के साथ अपना काम जारी रखा और सुख संतोष से अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगा। तंदूर का पिज्जा। गोविंद मणिपुर शहर में रहता था। वो एक नंबर का कंजूस था और एक भी रुपया खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था। वो एक पिज्जा कॉर्नर चलाता था। पिज्जा कॉर्नर ग्राहकों से हमेशा भरा रहता था और गोविंद इस बात से बहुत खुश भी होता था। एक दिन की बात है, मदन नाम का एक ग्राहक पिज्जा खाने के बाद, पिज्जा बहुत टेस्टी था, क्या आप अपने कुक को बुला सकते हैं? मैं उसको मिलकर अपनी राय बताना चाहता हूँ और फिर चला जाऊंगा। मैं उसे बता दूंगा, आपको देर हो रही होगी, आप जा सकते हो। मैं यहाँ रोज पिज्जा खाने और अलग तरह का जायका लेने आता हूँ, आप कुक को ये बात जरूर बता देना। इस तरह मदन अपनी राय बताकर वहाँ से चला गया। गोविंद सोचने लगा कि कहीं रसोइया अभिराम ने इस बात को सुन तो नहीं लिया ना, और वो अपने ड्रॉर से पैसे निकालकर गिनने लगा। तभी रसोइया अभिराम उसके पास आया। उसे देखते ही गोविंद ने तुरंत पैसे दराज में रख दिए। क्या अभिराम, तुम यहाँ क्यों चले आए? आपने कहा था कि इस महीने से आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, इसी बारे में बात। अभिराम, तुम देख ही रहे हो,
कुछ खास धंधा तो हो नहीं रहा। अगर बिजनेस नहीं हो रहा तो आपका दराज रोज पैसे से कैसे भर जाता है? मैं दराज से रोज पैसे थोड़े ही निकालता हूँ, ये तो लगभग 1 महीने का पैसा है। ये देखकर तुमको क्या लगा कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है? हाँ, जब से मैंने यहाँ काम कर रहा हूँ कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा। ये कस्टमर्स तो तुम्हारे आने से पहले से ही आ रहे हैं। ये तुम्हारे पिज्जा के स्वाद की वजह से नहीं आ रहे, वे यहाँ इस पिज्जा कॉर्नर की वजह से आ रहे हैं। इसलिए मैं तनख्वाह तो नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुम चाहो तो इसी तनख्वाह पर काम करो, वरना देख लो। गोविंद की ऐसी बातें सुनकर अभिराम वहां बिल्कुल काम करना नहीं चाह रहा था। उसने उस महीने की तनख्वाह ली और अपने घर जाकर अपने माता पिता को दे दी। अभिराम ने उन्हें बताया कि उसकी नौकरी चली गई है और वो आगे क्या करे इसके बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना खुद का पिज्जा कॉर्नर शुरू करे। ये विचार उसने अपने माता पिता को भी बताया। तब उसके पिता बोले, देखो बेटा, बिजनेस शुरू करना कोई मामूली बात नहीं। शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास एक पुराना तंदूर है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कुछ काम आ सकता है तो। अभिराम बाहर तंदूर खोलकर चारपाई पर बैठ गया और गहराई से सोचने लगा। फिर अभिराम ने लकड़ी जलाकर एक तंदूरी पिज्जा बनाया। जल्दी उसने अपने घर पर ही पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। लोगों को इसके बारे में बताने के लिए उसने चारों तरफ पोस्टर चिपका दिए और माइक पकड़कर घोषणा भी की। लोगों को पता चला कि लकड़ी के तंदूर के पिज्जा की कीमत सिर्फ 60 रुपए है। जल्दी लोग अभिराम के घर पिज्जा खाने आने लगे। ग्राहक पिज्जा खाते और पैसा चुकाते। अभिराम खूब पैसा कमाने लगा। उधर दूसरी तरफ गोविंद के पिज्जा कॉर्नर पर एक भी ग्राहक नहीं था और वो खाली बैठा झक मार रहा था। आखिर गोविंद ने अपना पिज्जा कॉर्नर बेच डालने की सोची। अभिराम को पता चला तो उसने वो दुकान खरीद ली। अब वो अभिराम पिज्जा कॉर्नर बन गया। फिर अभिराम ने शादी कर ली और सुख संतोष के साथ अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताई।